हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। यानी इस पार्ट में पूरे चैप्टर 1 को फिनिश कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया था। बस छोटा सा एक चीज़ बच गया था, दहन, जो कि चैप्टर के बाद में ऐड किया गया है। मतलब एनसीईआरटी में तो बोला जाए शायद नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल बुक होता है उसमें है। यानी कंबशन के बारे में पढ़ना है, कंबशन के लिए यानी दहन के लिए क्या क्या जरूरत है उसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा मोमबत्ती के फंक्शन पे पढ़ना है, एलपीजी और कुछ यौगिक के कलर के बारे में ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से वीडियो को, अपने प्यारे से लेक्चर को, जो है 5वां नंबर पार्ट। शायद हमारा टॉपिक है दहन। दहन किसको कहेंगे, कंबशन है क्या। तो याद रखिए, किसी भी चीज़ का, दुनिया में किसी भी चीज़ का जल करके देखिएगा उष्मा और प्रकाश यदि उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। यानी कोई सा भी चीज़, खास करके दहन ऑक्सीजन की उपलब्धि, मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता में होता है। ज़्यादातर ये जो जलने वाला काम होता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता में ही कुछ भी चीज़ जल सकता है। जैसे मैं बात करता हूँ कार्बन का, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो आपको मिलेगा क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, प्लस में बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। ये दोनों चीज़ आपको मिलता है। तो हम क्या बोले, जब भी आपको उष्मा और प्रकाश मिले वो दहन कहलाएगा। तो ज़्यादातर दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता था। जो भी जलने का काम होता है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वैसे कुछ लोग होते हैं जो बिना ऑक्सीजनों के जल जाते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार, पड़ोसी। इन लोगों को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बस आपका तरक्की ही काफ़ी है। इनका जो है ना, दहन के पोषक तत्व ही कुछ और होता है। चलिए उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। दहन समझ गए, जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके उष्मा और प्रकाश देगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहेंगे। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में मीथेन को जला रहे थे। मीथेन गैस को भी यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसमें तो खैर जल भी निकलता है, H2O मिलता है, और प्लस में साथ साथ में उष्मा और प्रकाश की भी प्राप्ति होती है ना। उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब भी हमको उष्मा प्रकाश मिलेगा इसको हम लोग दहन कह देंगे। कुछ दहन और भी होता है जो बिना ऑक्सीजन की भी उपलब्धता में, उपस्थिति में हो जाता है। जैसे आपका मैग्नीशियम, कभी कभी मैग्नीशियम को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि मैग्नीशियम को मैं नाइट्रोजन के साथ जलाऊं, यदि मैं मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ जलाया जाए तो हमारा बन जाएगा Mg3N2, प्लस में उष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा। यहाँ पर भी होगा उष्मा और प्रकाश निकलेगा। यानी आपने क्या देखा कि हमेशा जलने के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यकता, न ऑक्सीजन की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाए ना। 3 3 2 2 हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार का कुछ भी चीज़ जो कि जल के हमको उष्मा प्रकाश देगा, इस पर अभिक्रिया को दहन कहेंगे। चलिए अब दूसरा चीज़ है कि दहन के पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार का होता है, या क्या क्या है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट या कोई सा भी पदार्थ यदि जलेगा तो उसके लिए कुछ चीज़ का होना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दहन के आवश्यक शर्त है ना। दहन के शर्त क्या क्या होना चाहिए दहन के लिए, शर्त में शायद ये नहीं होगा, क्या क्या होना चाहिए दहन के लिए। सबसे पहला कंडीशन है दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। बोले सर दहनशील पदार्थ क्या होता है, तो वो सारे पदार्थ जो जल सकते हैं दहनशील पदार्थ कहलाएंगे। जैसे देखिए कि आपका मिट्टी नहीं जल सकता है तो मिट्टी दहनशील नहीं होगा, ये अदहनशील पदार्थ होगा, यानी अदहनशील पदार्थ होगा। आपका ईंट हो गया, ये सब अदहनशील पदार्थ है। लेकिन कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब का सब जो है ना दहनशील पदार्थ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला है दहनशील पदार्थ की उपलब्धता, पहला चीज चाहिए जलने के लिए। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा सामान्यतः हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जलने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन, हाँ, मोमबत्ती को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में भी जलाया जा सकता है। काला रंग का रोशनी निकलता है। काले रंग का रोशनी समझने में तो बड़ा बेकार लगता है, लेकिन मोमबत्ती जलते रहेगा। यदि आप किसी जार में क्लोरीन गैस भर के उसके अंदर मोमबत्ती डाल दिए, वो बुझेगा नहीं, वो जलेगा। उस समय ना क्लोरीन का दहन होने लगता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता है ना, ऑक्सीजन की उपलब्धता हमको दहन के लिए चाहिए। बिना ऑक्सीजन का मतलब सामान्यतः चीज़ें नहीं जल सकती है। तीसरा जो कि दहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ज्वलनशील ताप, ज्वलनशील या प्रज्वलन ताप कहिए या ज्वलन ताप कहिए।
बोले सर ज्वलन ताप होता क्या है, प्रज्वलन ताप होता क्या है? तो वैसा ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, वैसे ताप को ही हम लोग ज्वलनशील ताप कहेंगे, है ना। ये हम लोगों के रिश्ते में ऐसा नहीं होता, ये सब सिर्फ का सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपके परिवार में जलने के लिए मतलब आपके पड़ोसियों को जलाने के लिए आपका तरक्की चाहिए, वो पड़ोसी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। इसमें ज्वलन ताप होना चाहिए, उसमें आपका रुतबा होना चाहिए, आपका जितना पोजीशन हाई होगा प्रज्वलन ताप उतना ही ज़्यादा होते जाएगा, है ना। प्रज्वलन ताप चाहिए किसी भी चीज़ के दहन के लिए। प्रज्वलन ताप समझ गए ना, या ज्वलन ताप, वैसा ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, वैसे ताप को प्रज्वलन ताप कहते हैं। किसी भी पदार्थ का प्रज्वलन ताप घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे मैं बात करता हूँ एक कागज़ का, आप एक नॉर्मल से कागज़ को ऐसे करके जाके गैस पे चढ़ाइए, ये जल जाएगा, तुरंत कागज़ जल जाएगा, इसका प्रज्वलन ताप बहुत ही निम्न होता है। लेकिन जब हम इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद ये कागज़ जो है इसका प्रज्वलन ताप बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है। अब पानी तो जलने से रहा, इसीलिए ये कागज़ को जलने नहीं देगा। यानी आप एक कागज़ का कटोरा बना करके गैस पे डाल करके उसमें पानी डाल के जलाइएगा तो आपका जो है ना पानी नहीं, मतलब जहाँ तक कागज़ में पानी टच नहीं होगा वहाँ तक, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ तक ग्लास है, यहाँ तक पानी है, इसके ऊपर पानी नहीं है, आप जलाइए, ये नीचे से जलाइएगा ना, ये बिल्कुल नहीं जलेगा। और ऊपर से यदि जलाइएगा तो जहाँ तक कागज़ है वो तो जल जाएगा, लेकिन पानी वाला इलाका आते ही जलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रज्वलन ताप बहुत ज़्यादा उच्च हो गया है, जो कि हम नॉर्मली सलाई माचिस से या गैस से जला ही नहीं सकते उस चीज़ को। समझ गए? तो चलिए, हमको दहन के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी और हम लोगों ने इन सब चीज़ों की आवश्यकता को पूरा किया। यहाँ पे यही लिखा हुआ था, दहनशील पदार्थ और ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, है ना। चलिए अगला है कुछ मोमबत्ती पे केस, कुछ मोमबत्ती पे भी बात कर लेना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, यदि एग्जाम में दिख जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं, वैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा। हमारा मोमबत्ती, उसका मतलब वो जो फॉर्मूला होता है मोमबत्ती का, ये C25H55 होता है ना। 2552 होना चाहिए था, 2552 होता है, सॉरी, है ना। 2552 होता है किसका? पेंटाकोसिन का, यानी मोमबत्ती का फॉर्मूला ये हुआ पेंटाकोसिन, है ना। मोमबत्ती का पेंटाकोसिन या पेंटाकोसिन के नाम से जाना जाता है, आपका ये प्रोनाउंस सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो C25H52 देखिए 2 5 और 5 2 ऐसे करके याद रख लीजिएगा, ये मोमबत्ती होता है। यदि आप इसको क्लोरीन की उपस्थिति में जलाइए, यहाँ पे 26 लिखा हुआ, क्लोरीन की उपस्थिति में जलाइएगा तो इससे कार्बन विस्थापित होकर HCl निकल जाएगा, और वो कार्बन के ही कारण काला काला रोशनी भी आपको दिखाई देता है। ये था दहन के लिए। अब चलिए कुछ मोमबत्ती पे चर्चा कर लिया जाए। ये हमारा मोमबत्ती है ना। मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उसके ऊपर ज्वाला बनता है, ये जो लौ बनता है इस लौ को ही हम लोग ज्वाला कहते हैं। कुछ वैसा पदार्थ होता है जो बिना ज्वाला के जलता है, आपने जैसा कि देखा कुछ पदार्थ बिना ऑक्सीजन के जल रहा है, उसको रिश्तेदार कहते हैं। बिना ज्वाला के भी तो रिश्तेदार जाता है, रिश्तेदार जलने पे ज्वाला नहीं दिखाई देता है बोलिए मज़ा आ रहा है सर जी। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, रिश्तेदार मतलब आपके पर्सनल रिश्तेदार है, कभी तो अपने भी जलने लगते हैं, लेकिन हाँ पड़ोसी ये बहुत जलते हैं, लेकिन बिना ज्वाला के। लेकिन आपको केमिस्ट्री में पूछा जाए बिना ज्वाला के जलने वाले पदार्थ का नाम बताइए, तो वो कोयला होता है। कोयला को आप जलाइएगा ना, कभी इस तरह से मोमबत्ती की तरह लौ नहीं बनेगा, बस उससे ना बहुत ज़्यादा हीट निकलने लगता है, जिसको आप लोग कहते हैं धाव दे रहा है ना, वो निकलने लगता है। आप जलता हुआ कोयला में से करके लौ बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो बिना ज्वाला के साथ कौन जलता है? तो कोयला जलता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अब ये है अपना मोमबत्ती। मोमबत्ती जब जलता है ना, उसमें 3 पार्ट बनता है। सबसे बीच में जो कि मोमबत्ती के रस्सी से सटा हुआ रहता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं केंद्रीय मंडल, जो जलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाता है, और जैसा कि आपने देखा कि बिना ऑक्सीजन के पहुँचे दहन संभव जल्दी नहीं है। मोमबत्ती के केस में तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, यदि क्लोरीन गैस नहीं हो तो, हर बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण केंद्रीय मंडल जला ही नहीं, इसका रंग रह गया काला। ऑब्जेक्टिव पूछता है मोमबत्ती में केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है? बेटा काला। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, जला ही नहीं। उसके बाद वाला क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्रकाशहीन मंडल, इसका रंग होता है पीला। यहाँ पे ऑक्सीजन तो पहुंचता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? वो लास्ट वाला बताने पे बताते हैं। और तीसरा है प्रकाशमान मंडल, जो कि मोमबत्ती के सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां मोमबत्ती के निकले हुए वाष्प का पूर्ण दहन होता है।
यहाँ पे पूर्ण दहन होता है और इसका रंग होता है नीला। बोले सर यहाँ पे पूर्ण दहन क्यों होता है? देखिए एटमॉस्फेयर में यहाँ पूरा ऑक्सीजन 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 भरा हुआ। अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर तो ऑक्सीजन जल के निकल गया, थोड़ा बहुत बचता है तो इसके पास आता है। अब यहाँ तक बिल्कुल जल के खत्म होता है, यहाँ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है ना। इसी की वजह से वहाँ पे देखिए ऊपर में कार्बन का वो काला काला सा धुआं भी निकलने लगता है। तो ये जो सबसे प्रकाशमान मंडल है, सबसे गर्म मंडल माना जाता है, ये सबसे गर्म भाग माना जाता है। इसका रंग नीला होता है और ये सबसे मतलब ऊपरी का हिस्सा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पूर्ण रूपेण उपलब्धता होता है। मोमबत्ती से निकले हुए वाष्प का पूर्ण दहन होता है। मोमबत्ती को जब जलाते हैं ना तो यहाँ पे देखिएगा लिक्विड बन जाता है। लिक्विड धीरे धीरे वेपर में बदलेगा, वही वेपर, वो जो भाप होता है ना, वही भाप जलता है वहाँ पे, जिसका रंग होता है सबसे ऊपर में नीला। उसके बाद प्रकाशहीन मंडल क्या है? तो मोमबत्ती का यह मोमबत्ती के ज्वाला का दूसरा भाग है, जहाँ मतलब ऑक्सीजन अल्प मात्रा में होता है, पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन नहीं होता है। यहाँ पर मोमबत्ती का दहन पीले रंग के रोशनी के साथ होता है। तीसरा है हमारा केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे दहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसका रंग काला पड़ जाता है। मोमबत्ती का भी हमारा काम खत्म हो गया। अब हर चीज़ को लिखना क्या है, मैंने पॉइंट लिख दिया, आप अपने से खुद से लिख लीजिए कि फोटो बना दीजिएगा ये वाला। आपने दहन को भी यहाँ पे देख लिया, दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ, दहन के लिए क्या क्या चाहिए ये भी देख लिया। अब बचा एलपीजी क्या है सर? एलपीजी के बारे में बताइए। देखिए आप एलपीजी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो एलपीजी है इसका फुल फॉर्म होता है, वैसे हम लोग इसको केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कार्बन और उसके यौगिक में, लेकिन यहाँ पे जलने की बात हो रही है तो इसे भी जला लेना चाहिए थोड़ा सा। एलपीजी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान से रखिएगा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ये मुख्य रूप से ब्यूटेन का बना होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें प्रोपेन भी होता है। मतलब कि इसको नॉर्मली आप डेफिनेशन जो इसका पढ़ते होंगे लिखा होता है कि एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण है। यानी इसमें ब्यूटेन ही होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है, एक आइसोब्यूटेन होता है, एक प्रोपेन होता है, ठीक है ना। तो ब्यूटेन, बोले सर ब्यूटेन क्या होता है? तो आप लोग आगे चल के पढ़िएगा। ब्यूटेन होता है C4H10 को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। इसमें ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है ना। ब्यूटेन प्रोपेन इन चीज़ों का ये मिश्रण होता है एलपीजी। ये भी जलता है तो ये एक आदर्श ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसके जलने पे धुआं नहीं निकलता है और इसका तापमान बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है ना। अब एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसमें ना आप देखिएगा लीक करता है ना तो बहुत अजीब सा बदबू आने लगता है। एक्चुअल में वो बदबू एलपीजी का नहीं होता है। वो जो बदबू होता है ना वो आप सोचते होंगे वो एलपीजी का बदबू है। एक्चुअल में एलपीजी का कोई बदबू ही नहीं होता, अजीब मतलब स्मेल बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, ठीक है। एक मैं पहले उसको जला के दिखाता हूँ आपका। ये देखिए, ये है आपका, जैसे कि हम ब्यूटेन को जला रहे हैं तो C4H10, इसमें क्या क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन रहता है, कुछ मात्रा में एथेन भी रहता है। बहुत सारे बुक में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में इसको चौथे चैप्टर में सही से समझेंगे, ठीक है ना। C4H10 ये हमारा ब्यूटेन हो गया। इसको हम जब जलाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जल आएगा और उष्मा प्लस प्रकाश आएगा, यानी हीट आएगा और लाइट आएगा, ठीक है ना। अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा 2-4 लगा के, ठीक है ना। अब एलपीजी में एक पदार्थ मिलाया जाता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसका नाम है मॉरकैप्टन। इसी मॉरकैप्टन के वजह से ना एलपीजी में एक अजीब सा बदबू आता है। इसका साइंटिफिक जो फॉर्मूला होता है ये होता है C2H5SH, है ना, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसी मॉरकैप्टन के वजह से आपको एलपीजी का वो जो गंध होता है ना मतलब महसूस होने लगता है। सोचिए कि एलपीजी में ये नहीं मिलाया जाएगा तो आपका घर में एलपीजी लीक करेगा। लीक होते होते कहीं बाय द वे कहीं थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं आप नहीं जाके माचिस जला दिया, लाइटर बच्चे ने खट कर दिया, पूरा घर बूम से उड़ जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को बचाने के लिए ये मिलाया जाता है, ये एक बेकार सा चीज़ को मिलाया जाता है। इसमें जो बदबू आता है वो क्यों आता है? तो वो याद रखिएगा सल्फर के कारण आता है। सल्फर एक अधातु है जिसको मिला दे, जो बहुत ही दुर्गंधनीय होता है, जो लहसुन प्याज में भी सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण बदबू होता है। ये मॉरकैप्टन में इसी सल्फर के ही कारण बहुत ज़्यादा बदबू होता है। C2H5SH इसका फॉर्मूला होता है, बस और क्या चाहिए, हो ही गया इतना।
अब बचा है कुछ यौगिक के नाम, तो इसके लिए मुझे एक बार बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक रोक के साथ में ही लिख लिया करिए, ठीक है। इसीलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ, 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा। आप लिखने में जो टाइम लगाइएगा वो लंबा जाएगा, है ना। रिपीट जो वीडियो बनेगा ना कि एक वीडियो में पूरा का क्लास समाप्त हो जाएगा, उसमें मैं फास्ट में कर दूंगा, उसमें लिखने का झंझट नहीं रहता। लेकिन मैं जब बताता हूँ अभी, आप वीडियो को रोक के उसी समय लिख लिया करिए। नोट्स आपका बन जाएगा, आपका अपना नोट्स होगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी नोट्स मैंने डाल दिया है। चलिए अब लास्ट हमारा बच गया है कुछ यौगिक के या यौगिक का रंग लिख देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि फलाने यौगिक का कैसा रंग होता है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप कॉपर सल्फेट को जानते होंगे, CuSO4, इसका जो रंग होता है ये नीला होता है ना। आप जानते होंगे फेरस सल्फेट का, FeSO4, इसका रंग हरा होता है। आप जानते होंगे सोडियम क्लोराइड को, इसका रंग तो आप जानते ही हैं, श्वेत होता है, ठीक है। लेकिन जब भी आयोडीन वाला कोई आएगा ना, आयोडाइड फलाने फॉर्म में, तो वो पीले रंग का हो जाएगा। जैसे कि एक देता है सोडियम आयोडाइड, तो वो पीले रंग का हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड, ये पूछा हुआ है एक बार, है ना, सिल्वर आयोडाइड, AgI, है ना, सिल्वर आयोडाइड, इसका रंग शायद पीला होता है। अगला हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है इसका रंग, है ना, बैगनी होता है, बैगनी, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ध्यान में नहीं है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका जो रंग होता है ना, ये ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। वैसे मैं ट्रिक में बहुत सारे क्लास में बता भी दिया हूँ इन सब चीज़ का। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको कैसे करके याद रखिए जानते हैं? डाई कर दो, माथा को ऑरेंज रंग का डाई कर दो, है ना, माथा को, बाल को ऑरेंज रंग का डाई कर दो, ऑरेंज रंग का डाइक्रोमेट यानी कर दो, ऐसे करके ध्यान में रख लीजिएगा। KMnO4 तो बैगनी रंग का होता है, ये सबको पता ही है। KMnO4 एक ऐसा मतलब कि बोले न इतना खतरनाक यौगिक है, यदि आप इसमें बनाते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको डाल देते हैं, तो एक ऐसा यौगिक बन के आएगा जो इतना अनस्टेबल होगा, वो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को जला के भस्म कर देगा, क्षण भर में ब्लास्ट करा देगा। मतलब यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पोटेशियम परमैंगनेट को डाल के आप मिला दिए, कांच से मिलाना पड़ेगा, इतना मतलब अनस्टेबल यौगिक बनेगा। मैं कभी एक्सपेरिमेंट में उसका वीडियो बना के दूंगा, बहुत खतरनाक यौगिक बनता है वो, ठीक है ना। इसका रंग बैगनी होता है, याद रखिएगा, किलोमीटर में बैगनी मिलता है, किलोमीटर में बैगनी मिलता है। हालांकि आयोडाइड, जब भी मैंने बताया आयोडीन जब भी मिलेगा ना, वो आयोडीन सामान्यतः पीला ही होता है। वैसे चांदी सोच के लोग श्वेत मार देता है कि चांदी चमचम करता है, व्हाइट रंग का दिखता है, लेकिन इसका आयोडाइड है, ये पीले रंग का होगा, ये सिल्वर आयोडाइड। सोडियम क्लोराइड को, नमक को तो आप देखते ही हैं, वो दोनों तो याद ही है, ठीक है ना। बस इतना ही था, हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अब जिसका भी हो जाए, तब तक के लिए हाँ, आपको वीडियो जो भी देखना प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लिया करिए, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। हाँ, मेहनत पसंद आया, आपने लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक किया है, तो आपको पता ही चला होगा कि कितने ही प्यार से आपको समझाया गया है। यदि समझ में आया, थोड़ा सा फ़ी डाल दीजिएगा। फ़ी सर कितना है? फ़ी लाल कलर का जो कलर है ना बटन, उसको दबाना, बस उतना ही फ़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना है, वो लाल कलर में मतलब कुछ और मत सोच लेना। हाँ, मिलते हैं, बाय बाय।